दोस्तों अब हम देखेंगे, एक मिनट, यस चालू है, चलो रेडी। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पे है। अभी ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पे अभी हम कवर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 120 वर्ड्स। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे उसका, एक्सप्लेन एंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ओके, लैंड पैटर्न, सॉरी, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न, जो जमीन को यूज करते हैं इंडिया में, उसका पैटर्न क्या है इंडिया में। एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960-61। ओके, और जो फॉरेस्ट का जो लैंड है, जिससे मतलब जो लैंड फॉरेस्ट से कवर है, वो बड़ा क्यों नहीं, इंक्रीज उसमें क्यों नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन देखेंगे। आंसर देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि लैंड किन किन भागों में बटे हुआ है। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया प्राइमरी डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। देखो डिवाइड हुआ है, आपको लिखना है लैंड इन इंडिया प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। दूसरा फॉरेस्ट, ठीक है, दूसरा फॉरेस्ट लैंड में भी है। और देखियो और तीसरा जो आएगा, देखो ग्रेजिंग, ठीक है, ठीक है, पैस्चर, व्हाट इज प्रोनाउंस आई डोंट नो। ओके, पैस्चर के लिए भी है। ओके, अब ये इसका मतलब क्या है, ग्रेजिंग, कुछ ऐसा लैंड, जो एरिया जो चरवाए रहते, बकरी हो गए, गाय हो गए, ठीक है, उनको चरने के लिए छोड़ दिया गया है, ऐसे लैंड को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर लैंड डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, लैंड फॉर ग्रेजिंग एंड पैस्चरिंग। एंड चौथा जो है वेस्टलैंड मतलब जो काम ही नहीं आ रहा, कुछ खराब हो चुका है। अब वेस्टलैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया। अब वेस्टलैंड में क्या आता है, रॉकी एरियाज। अब मुझे रॉकी एरियाज ऑब्वियसली ज़्यादा लोग नहीं रहते, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होता है, खाने के लिए जमीन नहीं होती अच्छी उपजाऊ, और कल्टीवेशन के लिए तो लोग कम रहते हैं, इसलिए वो कोई यूज़ ही नहीं है उसका, ना कोई कल्टीवेशन कर सकते हैं ना रह सकते हैं, इसलिए वो वेस्टलैंड में आ गया। रॉकी एरियाज मतलब हर कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे। एरिड एरिया, एरिड मतलब बंजर जमीन। बंजर जमीन नाम सुना आपने, जहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है, मतलब वो खराब हो चुकी है जमीन, ड्राइड हो चुकी है, शुष्क हो चुकी है, सूख गई है। और तीसरा जो आएगा डेजर्ट एरिया, ओके, डेजर्ट एरिया मतलब ये हो गया मरुस्थल जमीन। अब बताओ, जो डेजर्ट एरिया है वहां पे कोई रहता है क्या, नहीं रहता है, क्योंकि रेत में कौन रहेगा, तपती धूप में रेत गर्म, ना उधर कुछ उगा सकते हैं, कुछ खा सकते हैं ना कुछ, इसलिए वो वेस्ट एरिया होंगे। ठीक है, लैंड यूज फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चर प्रोसेस सच एज हाउसिंग एंड रोड्स एंड इंडस्ट्री। अब देखो, अब इसके अलावा जो लैंड आएगा वो पांचवा लैंड। अब लैंड कौन सा लैंड आएगा, ऐसा लैंड जो यूज हो रहा है काय के लिए, काय के लिए यूज हो रहा है, नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, जैसे हम रह रहे हैं, हमारे घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट कवर करना है, लैंड इज डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ग्रेजिंग एंड लैंड इज फॉर ग्रेजिंग एंड पैस्चरिंग। फोर्थ इज वेस्ट लैंड, फिर उसके बाद में लिखना है उसी पॉइंट में, फोर्थ वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी एरियाज, एरिड एरियाज एंड डेजर्ट एरियाज। ओके, और पांचवा लिखेंगे लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज। नॉन एग्रीकल्चर पर्पज में अपन ने क्या देखा अभी, हाउसिंग, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज, याद रखना। अब बताते हैं, अब देखो इसके अलावा अब आगे है मेन चीज। ओके, अब है डेटा रिपोर्ट। अब ये आपको एकदम से याद कर लेने का अच्छे से। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा, अबाउट 50% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज कल्टीवेबल और फैलो। 54% जो एरिया है सिर्फ वो ही कल्टीवेबल है बोलते हैं इंडिया में, सिर्फ 54, याद रखना है कितना, 54। कल्टीवेबल मतलब जिसमें हम उगा सकते हैं, कुछ खेती कर सकते हैं, कल्टीवेबल है। एंड फैलो, अब फैलो का मतलब यहाँ पे होता है फैलो है, एक मिनट ना, फैलो, हाँ फैलो, ओके, FALLO। फैलो का मतलब होता है कि देखिए, कुछ जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है। क्यों खाली छोड़ दिया जाता है, वो कल्टीवेबल तो है, लेकिन खाली छोड़ने के पीछे रीजन ये होता है कि उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाए। खाली रखना, अगर कंटिन्यू हम कुछ ना कुछ उगाते रहेंगे तो जमीन की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएंगी।
इसलिए वापस से न्यूट्रिशन उसमें आने के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वो जमीन को, ताकि उसमें न्यूट्रिशन बढ़े, मिनरल्स बढ़े। फिर थोड़े समय के बाद खाली रहने के बाद उसमें वापस से खेती की जाती है। ऐसी खाली जमीन को बोला जाता है फैलो, खाली जमीन। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं खाली जमीन रेफरेंस के लिए, याद रखना 54%, ठीक है ना, कल्टीवेबल है और फैलो। उसके बाद में देखते हैं 22.78% कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ठीक है, 22.70 इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ओके, पहले तो हमने लैंड के टाइप बताया, अब बता रहे हो कितने कितने हैं परसेंटेज है। और 3.38 इज यूज फॉर ग्रेजिंग। ओके, अब ग्रेजिंग क्या, चरवाहे के लिए, जो बकरी चरवाना, जो गाय, मतलब जो होते हैं ना जानवर जिनको चरवाहे के लिए छोड़ा जाता है, चारा खाने के लिए, उसको वो लैंड जो है वो 3.38 है। यहाँ पे याद रखिए 54 कल्टीवेबल है और फैलो है, 22.78% जो है वो फॉरेस्ट एरिया के लिए है और 3.38 जो ग्रेजिंग के लिए रखा गया है, ठीक है ना, याद होता है, यूज होता है ये। ओके, आपको लिखना है। अब उसके बाद में द रेस्ट इज वेस्ट लैंड, और ऑब्वियसली जो बाकी जो बचा है वो वेस्ट लैंड है, ठीक है ना। उसके बाद में द रेस्ट इज वेस्ट लैंड, और कुछ अलग कल्टीवेशन होता है वहाँ पे। कल्टीवेशन मतलब कुछ अलग, ज़्यादा मतलब जो यूज़ नहीं हो रही है, मिसलेनियस। आपको क्या पॉइंट लिखना है इसके बाद में, द रेस्ट इज वेस्ट लैंड एंड यूज फॉर मिसलेनियस कल्टीवेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है, रेस्ट इज यूज फॉर मिसलेनियस कल्टीवेशन। उसके आगे हम देखेंगे द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज नॉट इंक्रीज सिंस 1960-61 बिकॉज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। देखो वो बोलता है कि 1960-61 से, ठीक है, 1960-61 से जो फॉरेस्ट का एरिया है वो इंक्रीज ही नहीं हुआ है। किसका एरिया, फॉरेस्ट का एरिया 1961 से इंक्रीज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो लैंड की डिमांड थी एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो ज़्यादा हो गई, ठीक है, ज़्यादा हो गई, लोगों का रहना ज़्यादा हो गया, एग्रीकल्चर लोग ज़्यादा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ने लगी, इसलिए जो फॉरेस्ट की ज़मीन भी है इंक्लूडिंग वो भी कन्वर्ट हो गई, कहाँ में कन्वर्ट हो गई, एग्रीकल्चर के लिए, याद रखना है। इसलिए 1961 से इंक्रीज हुआ ही नहीं, ये सब बोलते हैं। अब बोलते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति करके कंसेप्ट है, हरित क्रांति जब हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद में एग्रीकल्चर में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तो इसके कारण भी क्या हुआ, मतलब डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा फॉरेस्ट पे, क्योंकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलते गया, फॉरेस्ट ऑब्वियसली बढ़े नहीं। अब इसके बाद देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत बढ़ गई, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ने के कारण जो फॉरेस्ट एरिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ने का जो फॉरेस्ट एरिया था उसको कट करने लगे, फॉरेस्ट कट होने लगे। ऑब्वियसली कट होने लगा मतलब फॉरेस्ट की एरिया क्लियर होने लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ओके, द क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, ओके, हैपेंड, क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट हैज हैपेंड। उसके बाद में लिखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज्ड फॉरेस्ट एरिया, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, उसके बाद में पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो शहर जो थे, सिटीज थे, उसका एक्सपांडेशन हुआ। एक्सपांड होने के कारण क्या हुआ, सिटी एक्सपांड हुई, मतलब ऑब्वियसली हर चीज का इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है फॉरेस्ट पे, याद रखना। तो फॉरेस्ट का एरिया कम होते गया, डिक्रीजन इन द फॉरेस्ट एरिया। लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय ओनली अबाउट 4%। 1961 से लेकर 1960-61 से लेकर तो आज तक सिर्फ 4% फॉरेस्ट ही बढ़ा है, याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली 4% फॉरेस्ट हैज बीन इंक्रीज्ड आफ्टर 1960-61 टिल टुडे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ओके, याद रखना आपको, होप आपको इजीली समझाऊंगा। इसके बाद लेते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू द मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम आते हैं आगे की वीडियो में, तब तक कि आप इसको बराबर समझ लेना।